हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी के लगभग 120 से ज़्यादा एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारा सेल का पहला चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कॉमन फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल एंड मैमेलियन एरिथ्रोसाइट। तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है? नहीं। दोनों के पास सेल वॉल होती है? नहीं। दोनों के पास हीमोग्लोबिन होता है? नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों के पास में न्यूक्लियस नहीं होता। तो यही दो ऐसी सेल हैं, प्लांट में सीव ट्यूब सेल हो गई और एरिथ्रोसाइट हो गई ह्यूमन में, ये दोनों क्या होती है, दोनों के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इनमें से कौन सा राइबोसोम के बारे में सही नहीं है? ये जो है दो सब यूनिट से मिलकर बनती हैं, सही बात है। ये पॉलीसोम बनाते हैं, सही बात। ये जो है एमआरएनए से जुड़ जाते हैं, सही। लेकिन इनका जो प्रोटीन रोल में कोई प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता, ये गलत है। तो इसका हमारा आंसर क्या चला जाएगा? टी। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम कौन कौन सी यूनिट होती हैं। एक होती है 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम होती है, एक लार्जर सब यूनिट 50s होती है, स्मॉलर सब यूनिट 30s हो जाती है। एक होती है 80s राइबोसोम होता है। तो 80s राइबोसोम में क्या होगा, 60s हो जाती है, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर होती है 40s राइबोसोम। अब ये 70s केवल क्या होती है, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है, ठीक है। और 80s क्या होती है, ओनली यूकैरियोट में है, ओनली यूकैरियोट में है। अब पॉलीसोम क्या होते हैं अब पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम क्या होते हैं, जब सिंगल एमआरएनए क्या होते हैं, राइबोसोम अटैच्ड हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं एज इट इज लाइन, सेवरल सेवरल राइबोसोम सेवरल राइबोसोम अटैच्ड टू सेवरल राइबोसोम अटैच्ड टू ए सिंगल एमआरएनए, अटैच्ड टू अ सिंगल एमआरएनए, इसको बोलते हैं हम पॉली राइबोसोम। अब मैं अटैच टू एमआरएनए, अगर एमआरएनए के साथ में जुड़ जाएंगे तो इन्हीं को आप क्या बोल सकते हैं, पॉली राइबोसोम बोले या पॉलीसोम बोल सकते हैं। तो क्या है, पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम, एक ही बात है, पॉली राइबोसोम से बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का काम ही होती प्रोटीन सिंथेसिस कराना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूकैरियोट। इनमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है? इनमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है? यूग्लिना क्या यहाँ पे है, यूग्लिना यूकैरियोट है। एनाबिना क्या है, प्रोकैरियोट है। स्पाइरोगायरा यूकैरियोट है। एगरिकस यूकैरियोट है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज फॉर स्टैनिंग ऑफ क्रोमोसोम। इनमें से क्रोमोसोम की स्टैनिंग के लिए कौन सा कलर हम यूज नहीं करते हैं? तो यहाँ पे कौन है, फ्यूजिन करते हैं, मेथाइलिन ग्रीन करते हैं, कार्बिन करते हैं, लेकिन सेफ्रोनिन नहीं करते हैं। सेफ्रोनिन जो होता है, ये जो है किसके लिए किया जाता है, ये सेफ्रोनिन जो है ग्राम स्टैनिंग में किया जाता है। सेफ्रोनिन जो है ये ग्राम स्टैनिंग में किया जाता है। तो इसका आंसर तो हमारा बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंट सेल है डिफरेंट साइज। अलग अलग सेल हैं जिनका अलग अलग साइज है, हमको उन सेल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उनके साइज के अकॉर्डिंग। तो हमको उस अरेंज करना, तो सबसे पहले क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। अब देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है, 0.3 mm होता है, ठीक। 0.3 माइक्रोमीटर होता है ना। माइकोप्लाज्मा का साइज जो है 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। एक अपोस्टिच कितना होता है, एक अपोस्टिच जो होता है इसका साइज जो है लार्जेस्ट सेल है। एक अपोस्टिच जो है हमारी लार्जेस्ट सिंगल सेल है, ये लार्जेस्ट सिंगल सेल होती है। इसका जो अगर साइज देखा जाए 15 × 13 सेंटीमीटर होता है इसका साइज। ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी क्या है, ह्यूमन आरबीसी का साइज देखा जाए तो 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है, इन डायामीटर होता है। अब बैक्टीरिया का अगर साइज देखा जाए तो बैक्टीरिया का साइज होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। बैक्टीरिया का साइज जो है 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। तो सबसे हमको क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन है, माइकोप्लाज्मा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद में कौन आ जाएगा, 0.3। 0.3 के बाद में कौन आ गया हमारे पास, बैक्टीरिया, तो फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद में कौन आ जाएगा, ह्यूमन आरबीसी, थर्ड हो जाएगा। थर्ड के बाद में कौन आ जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो 1/4 3rd सेकेंड, 1/4 3rd सेकेंड। तो इसका आंसर क्या चला गया, फर्स्ट ऑप्शन चला गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड मैनी यूकैरियोट। इनमें से कौन सा फीचर है जो प्रोकैरियोट और बहुत सारे यूकैरियोट में हमको कॉमन देखने को मिलता है, कौन है? क्रोमेटिन मटेरियल, नहीं, प्रोकैरियोट में नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट में नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड आर्गेनेल जो होते हैं प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। लेकिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेल वॉल दोनों में देखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया, दोनों का कॉमन फीचर हो गया। अगला क्या कह रहा है कि हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंध में किसने प्रपोज किया? तो प्रपोज किए थे सिंगर एंड निकोलसन। कब किए थे, 1972 में। तो 1972 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है प्लाज्मा इसका क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। सिंगर निकोलसन ने कब, 1972 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है सेक्रेटरी सेल के लिए। तो सेक्रेटरी सेल के लिए कौन सा इसमें से फंक्शन
सही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्रीटरी सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये बोल रहा है गोल्गी ऑपरेटस के पास में सिक्रीटरी सेल एब्सेंट होती है, गलत बात, इसके पास भी प्रेजेंट होती है सिक्रीटरी सेल। क्या बोला, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है सेल में, तो ये सही बात है। तो कुल मिला के कहना चाह रहा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्या होती हैं, सिक्रीटरी सेल होती हैं, सही बात है। क्यों होती हैं, क्योंकि दो तरीके की होती हैं, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली, एक होती है लिपिड सिंथेसिस करने वाली। तो वही ठीक, सॉरी, यहाँ पे जो है प्रोटीन सिंथेसिस करने, क्योंकि ये रफ बोला है ना, तो रफ बोला है तो केवल क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली इसके पास में क्या होती हैं, इनमें जो सिक्रीटरी सेल देखने को मिलती हैं। क्या बोला, ओनली स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, तो क्या, तो केवल क्या होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में हो सकती हैं, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में भी होती हैं, सही बात। इसके पास में कौन होगा, लिपिड सिंथेसिस के लिए हो जाएगा। क्या बोला यहाँ पे तो यहाँ पे सिक्रीटरी सेल के लिए है ना, तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है इसके पास सिक्रीटरी सेल नहीं होती हैं तो सिक्रीटरी सेल के लिए सही पूछा है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आसानी से सेल में ऑब्जर्व किया जा सकता है, नहीं 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 नहीं, सही तो बात है, सही तो है। यहाँ बोल दिया, ओनली बोल दिया है, ओनली बोल दिया, तो ओनली बोल दिया इस वजह से गलत हो जाएगा। सिक्रीटरी ग्रेन्यूल जो है न्यूक्लियस में देखने को मिल, न्यूक्लियस में बनते नहीं बनते, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी। ये क्वेश्चन आ सकता है तो क्या बोला था, सिक्रीटरी सेल के लिए सही कथन बोला था, गोल्गी एपेरेटस के पास भी सिक्रीटरी सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब सिक्रीटरी सेल जो है, दोनों सिक्रीटरी सेल जो हैं, ये दोनों जो हैं बोथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों के पास में सिक्रीटरी सेल होती हैं। यहाँ पे बोल दिया, ओनली बोल दिया, इस वजह से गलत हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्यों गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में कोई भी सिक्रीटरी ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस के पास में कोई भी सिक्रीटरी ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, टोनोप्लास्ट के बारे में हमको देखना है, तो टोनोप्लास्ट है क्या। टोनोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है नहीं, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन होती नहीं, तो ये प्लांट सेल की क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन नहीं है, ये प्लांट सेल की वैक्यूल की मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो ये टोनोप्लास्ट कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन है, तो इसका आंसर क्या चला गया, थर्ड चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनती, ठीक है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो पाया जाता है, ये हमारा बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में जो होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है, यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हो गया, हेमी सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, काइटिन हो गया, इनसे बनती है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो पहले ही चला गया, आगे भी देख लेते हैं। 80S राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में सर्कुलर डीएनए होता, सही है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, सही बात। तो हमारा आंसर क्या चला गया, पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हमको इसमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्या बोल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, सही बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों में प्रेजेंट होती हैं। क्या कहते हैं, लिपिड जो है बाइलियर के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, सही बात है। प्रोटीन जो होते हैं इंटीग्रेटेड होती हैं और ये लूजली एसोसिएटेड हो सकती हैं लिपिड बाइलियर के साथ, सही है। कार्बोहाइड्रेट कभी भी नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है, गलत बात। तो आंसर हमारा तो डी हो गया ये दे सकता है इस बार, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से प्लास्टिड डिफर करते हैं किसके बेसिस पे, कौन सा फीचर जिसके बेसिस पे माइटोकॉन्ड्रिया से प्लास्टिड जो है ये डिफर करते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से प्लास्टिड किसके बेसिस पे डिफर करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टिड के पास भी डबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें तो डिफर नहीं करते। दोनों के पास भी राइबोसोम होता, कौन सा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता, दोनों के पास होता है। लेकिन उसके प्लास्टिड के पास में थैलाक्वाइड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं होता, दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो ये हो गया। तो ये क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस हो गया, ये दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, सेल में साइटोस्केलेटन का कौन सा इनमें फंक्शन नहीं है, ठीक। तो पहले देख लेते हैं फंक्शन ही क्या होता है। तो फंक्शन जो इसका जो है, सेल शेप को मेंटेन करना, ऑर्गेनेल को सपोर्ट करना, सेल मोटिलिटी में हेल्प करना, लेकिन इसका काम जो इंट्रा सेलुलर सपोर्ट में नहीं हो, सो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में इसका काम नहीं होता, तो आंसर तो इसका फर्स्ट चला गया। अगला क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को विजुलाइज करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेन का यूज करते हैं, तो उस स्ट्रेन का नाम है जैनस ग्रीन, ठीक है, जैनस ग्रीन यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे और चीज़ आई है, ठीक है, सेफ्रोनिल, सेफ्रोनिल किस में यूज़ करते हैं, सेफ्रोनिल यूज़ करते हैं न्यूक्लियस की स्टैंडिंग में, स्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, सेफ्रोनिल यूज़ करते हैं
स्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियस में करते हैं और किस में करते हैं, लिग्निफाई वॉल, लिग्निफाई वॉल ऑफ सेल, लिग्निफाई वॉल ऑफ सेल में करते हैं। ठीक है, अब फास्ट ग्रीन किस में करते हैं, फास्ट ग्रीन करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के लिए, फास्ट ग्रीन करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के लिए डाई करते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एसिड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डीएनए इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और एसिटो, और अगला क्या है, एसिटो कार्बिन, एसिटो कार्बिन जो है ये स्टैंडिंग करते हैं न्यूक्लिक एसिड और क्रोमोसोम में, यूज़ करते हैं स्टैंडिंग न्यूक्लिक एसिड एंड क्रोमोसोम, न्यूक्लिक एसिड एंड क्रोमोसोम की स्टैंडिंग में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस रोल ऑफ प्लांट सेल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस रोल ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में वैक्यूल का काम क्या होता है। पहली बात, जो वैक्यूल होती है इसकी मेम्ब्रेन का नाम ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक, उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट, इसकी मेम्ब्रेन का नाम हो जाता है टोनोप्लास्ट हो जाता है। और क्या खास बात है, ठीक है, अब ये क्या करता है, इसके पास में क्या क्या होता है, कंटेंस, इसके पास क्या होगा, कंटेंस वाटर, ये पानी रखता है, सैप रखता है, स्क्रीटी स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, तो क्या क्या रखता है, स्क्रीटी प्रोडक्ट रखता है, और बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो यूजफुल नहीं होते, नॉट यूजफुल मटेरियल, ये भी अपने पास ही रखता है। ये सारे काम रखते हैं, और ये प्लांट का लगभग 90% पार्ट ऑक्युपाई करता है, 90% स्पेस ऑक्युपाई। ठीक, ये 90% जो स्पेस जो होता है पूरा का पूरा वॉल्यूम सेल का, तो ये वैक्यूल ही रखता है। ठीक है, और क्या करता है ये, इसका और काम क्या होता है, इसका जो काम है फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक है, और किस में काम करता है, फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करेगा, शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है, और मेंटेनेंस टर्गर प्रेशर। ठीक है, मेंटेन टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि 70s और 80s में जो एस है, एस का काम क्या है, इसका नाम क्या है, एस को बोलते हैं श्वेडबर्ग यूनिट, इसको बोलते हैं श्वेडबर्ग यूनिट। श्वेडबर्ग यूनिट किसके लिए होता है, फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, श्वेडबर्ग यूनिट जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें ये देखा जाता है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान में सेल ऑर्गेनेल कितना जल्दी और कैसे सेडिमेंट हो जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग देखा जाता है। अब क्या कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है जिनके पास में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लाइसोसोम क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, इनके पास में किससे बनते हैं, ठीक, ये बनते किससे हैं, ये बनते हैं गोल्जी एपेरेटस से, फॉर्म्ड बाई गोल्जी एपेरेटस से बनते हैं। ठीक, इनके पास में कौन कौन होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम में कौन कौन आ जाएंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में होते हैं हाइड्रोलेजेज आते हैं, हाइड्रोलेज होते हैं, लाइपेजेज होते हैं, हाइड्रोलेजेज होते हैं, लाइपेजेज होते हैं, प्रोटीएजेज होते हैं, कार्बोहाइड्रेजेज हो जाते हैं, ये सारे इसमें काम आ जाते हैं। ठीक, ये हमारे क्या लाइसोसोम जो हैं ये गोल्जी एपेरेटस से बनते हैं। अब क्या कहते हैं, गैस वैक्यूल क्या होते हैं, गैस वैक्यूल को हम बोलते हैं एयर वैक्यूल भी बोला जाता है, इनको जो है एयर वैक्यूल्स भी बोला जाता है। इनका काम क्या होता है इनका, ये किसमें पाए जाते हैं, इन प्रोकैरियोट, गैस वैक्यूल जो हैं ये प्रोकैरियोट में होते हैं, इनके पास में इनका काम क्या होता है, इसलिए मेटाबॉलिक गैस को स्टोर करते हैं। तो लिख सकते हैं स्टोर मेटाबॉलिक गैस, और किस में करते हैं, हेल्प इन बायोन्सी रेगुलेशन, क्या करते हैं, बायोन्सी रेगुलेशन, और क्या करते हैं, बायोन्सी रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, पॉलीसोम क्या होते हैं, पॉलीसोम क्या है, जब बहुत सारे सेवरल राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए पे जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम पॉलीसोम बोलते हैं। ठीक, तो पॉलीसोम क्या है, क्लस्टर ऑफ राइबोसोम ऐसे बोल सकते हैं। तो या फिर बोल दें सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए के साथ में अगर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उसको हम पॉलीसोम बोलते हैं। अब क्या बोलता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का फीचर क्या है। ठीक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का फीचर क्या है, इसके पास में क्या होता है,
सेटेलाइट पाई जाती है। सेटेलाइट, सेटेलाइट क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें जो आर्म जो होती है इक्वल लेंथ की होती हैं, आर्म विद इक्वल लेंथ, इसकी जो आर्म होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम का काम क्या? सैटेलाइट क्रोमोसोम है क्या? सैटेलाइट क्रोमोसोम एक एडिशनल कंस्ट्रक्शन होता है। ये क्या है? एडिशनल, ये क्या है? एडिशनल कॉन्स्ट्रक्शन होता है, एडिशनल कॉन्स्ट्रक्शन है, या फिर बोल सकते हैं ये क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है। एडिशनल या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता कहाँ पे? एट द एंड ऑफ डिजिटल पार्ट ऑफ आर्म। कहाँ पे? एट द एंड ऑफ डिजिटल पार्ट ऑफ आर्म, डिजिटल पार्ट ऑफ आर्म उसमें पाई जाती हैं। ठीक, अब एक कौन से क्रोमोसोम है जिनके पास में क्या होते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो वो हमारे क्रोमोसोम कौन है? क्रोमोसोम है जिनके पास में क्या होगा? सैटेलाइट, ये यानी कि सैटेलाइट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर हो गया 13, 14, 15, 16, 21 और 22। ये जो क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम, इनके पास में क्या होता है? सैटेलाइट क्रोमोसोम पाई जाती है। ठीक, ये सैटेलाइट क्रोमोसोम किसके पास में होगा? ये जो होते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के पास होते हैं। कौन से क्रोमोसोम? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इन्हीं में आ जाते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं क्या कहता है। इट इज शेड दैट एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ क्रस्ट आर सिमिलर इन सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बोथ, देन व्हाट कुड बी डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। तो हमको ये देखना है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन में अगर हम देखते हैं तो सिमिलरिटी देखने को मिलती हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं वो हमको यहाँ पे देखना है। तो क्या क्या डिफरेंसेज हो सकते हैं? तो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में गोल्ड ज़्यादा होता है, एनिमेट, गलत बात। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मोर वाटर इन देयर बॉडी एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट, लिविंग बॉडी के पास में ज़्यादा वाटर होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये भी नहीं है। और अगला क्या कह रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मोर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके पास कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मोर कैल्शियम, नहीं, गलत। तो यहाँ पे कौन कौन है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब किस में ज़्यादा होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन जो है लिविंग में ज़्यादा होते हैं। और ये यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैल्शियम कम होगा और अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनी एलिमेंट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री आर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, विच आर द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड नहीं पाया जाएगा? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, लेकिन जो सिलिकॉन है वो नहीं पाया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एमाइनो एसिड है बोथ एमाइनो एसिड ग्रुप, एमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप, और क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमाइनो एसिड? वो एमाइनो एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड तो HCOOH होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है? एक होता है ग्लाइकोल, एक होता है ग्लिसरॉल, एक होता है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल में 1 2, तो ये हमारा CH2OH और ये हमारा CH2OH, ये हमारा ग्लाइकोल है। और ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल जो 1 2 3 कार्बन, तीनों कार्बन से एक एक कोई अगर लग जाएगा तो हमारा ग्लिसरॉल हो जाएगा। तो ग्लिसरॉल भी नहीं है। ग्लाइकोलिक एसिड भी नहीं। ग्लाइसिन क्या होता है हमारा? ये सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड होता है। ये क्या है? सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है। ये कैसा होता है देखते हैं। एक कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर हमारा एसिडिक ग्रुप है, इधर हमारा NH2 ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके पास में कायरल नहीं है, तो ये कैसा है? ये अकायरल होता है। ये अकायरल है। अकायरल है तो क्या होगा? ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा, ऑप्टिकल इनेक्टिव। तो यही एक एमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं शो करता, यानी ऑप्टिकली इनेक्टिव है। बाकी सारे एमाइनो एसिड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन अमाइनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस साइमल्टेनियसली द सेम मॉलिक्यूल। तो कहना चाह रहा है ज्यूपिटर आयन के बारे में। इसके पास में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्यूपिटर आयन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ज्यूपिटर आयन। ज्यूपिटर आयन ऑप्शन कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्या कह रहे हैं कि शुगर है टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, शुगर को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। उसमें का फार्मूला जो ओनली मल्टीप्लाई सी, यानी कि कहना चाह रहा है हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है? हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन। हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये ऐसा कहते हैं। हेक्सोज देयरफॉर इट इज 6 कार्बन,
12 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, यानी जो हेक्सोज होता है, हेक्सोज यानी अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो C6H12O6, यानी कि ये हमारा क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज हो सकता है। ग्लूकोज जो है हेक्सोज शुगर होती है, तो इनमें से हमको हेक्सोज शुगर देखनी है। तो ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज का भी फार्मूला सेम है, C6H12O6, ये भी हमारी कैसी है, हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज शुगर है। अगर मैं एरिथ्रोज की बात करूँ, हेक्सोज शुगर है, एरिथ्रोज का फार्मूला जो होता है C4H8O4 होता है, तो ये कैसा हो जाता है, ये हमारा टेट्रोज हो जाता है, ये टेट्रोज है। रिबुलोज की अगर बात करें तो रिबुलोज का जो फार्मूला होता है, रिबुलोज के पास में कितना ग्रुप हो जाएगा, ये हमारे पास, इसके पास 5 कार्बन है, इसके पास में 5 कार्बन, वो भी कैसी, कीटोज है ये शुगर, ये कैसी है, कीटोज शुगर होती है, ठीक है। ये कैसी है, कीटो पेंटोज है, 5 कार्बन है, कीटोन ग्रुप होता है। राइबोज, राइबोज कैसी, पेंटोज शुगर होती है, राइबोज भी पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, जो डीएनए सॉरी ये आरएनए में पाई जाती है। तो आंसर तो हमारा फर्स्ट चला गया। हेक्सोज शुगर पूछा था तो हेक्सोज शुगर फ्रक्टोज है। अगर बोल देता पेंटोज टेट्रोज शुगर कौन है, तो टेट्रोज एरिथ्रोज हो जाता, और यहाँ पे पेंटोज बोल देता तो रिबिलोज और राइबोज दोनों पेंटोज शुगर है। तो आंसर तो हमारा फर्स्ट चला गया। अगला क्या कहते हैं, व्हेन यू टेक अ सेल आर टिश्यू पीस एंड ग्राइंड, हम क्या करते हैं, सेल या टिश्यू को लेते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं, फिर उसमें एसिड मिलाते हैं। वो एसिड कौन मिलाते हैं, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, ये हम एसिड इसमें मिला देते हैं, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। मोटर पिस्टल की मदद से उसको क्या करते हैं, पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं उस एसिड में डिजॉल्व हो जाते हैं, जिनमें प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये उस मिनरल एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो एसिड सॉल्युबल कंपाउंड में इंक्लूड करते हैं अमाइनो एसिड को, न्यूक्लियोसाइड को, स्मॉल शुगर को। अब इसमें से व्हेन वन एडेड फॉस्फेट ग्रुप, जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं जब न्यूक्लियोसाइड में जब एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसा क्वेश्चन देने के आसान चांस हो सकते हैं इस बार, क्योंकि क्वेश्चन ठीक है, कहानी है इसकी। तो इसका आंसर क्या चला गया, डी। तो कुल मिलाकर ऊपर वाले की कहानी कुछ नहीं, बस यहाँ पे इतना बोला है, फास्फेट ग्रुप अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ देंगे तो हमारा जो सॉल्युबल बायोमॉलिक्यूल होगा, एसिड सॉल्युबल बायोमॉलिक्यूल होगा, वो कौन होगा, हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, व्हेन अ होमोजेनस एनी टिश्यू इन एसिड द एसिड सॉल्युबल पूल, तो किसी एसिड सॉल्युबल पूल में होमोजेनस जो एसिड होगा वो कौन होगा, तो एसिड सॉल्युबल पूल में कौन आ जाते हैं, तो एसिड सॉल्युबल पूल को रिप्रेजेंट करता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल को जो है ये साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट करता है। ये कैसा होता है, होमोजेनस होता है, होमोजेनस, ठीक है, होमोजेनस होता है, ठीक। इनमें प्रोपोर्शन क्या होता है, सबका इक्वल कंपोजिशन होता है। तो आंसर क्या चला गया, फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है पानी। पानी के अलावा कौन होगा, तो प्रोटीन, इसको याद कर सकते हैं पेंसिल से, ठीक है, पेंसिल से याद कर सकते हैं। पी से आता है प्रोटीन, पी से आता है प्रोटीन, एन से आता है न्यूक्लिक एसिड, एन से आता है न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, सी से आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, एल से आता है लिपिड। तो इसकी मैं अगर परसेंटेज की बात करूं तो देखो प्रोटीन में पी है, पी जो है एक तरीके से हम फास्फोरस बात कर सकते हैं। तो फास्फोरस जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 10 से 15%, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास 7 लेटर हैं, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 हैं, तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा वो 5 से 7% हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में सी आता, तो सी जो लेटर आता है अल्फ़ाबेट में वो 3 नंबर पे आता, तो इसका परसेंट 3। लिपिड में आई 2 है तो इसका परसेंट 2 हो जाता है। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं पेंसिल से, कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से जो कार्बोहाइड्रेट है मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल हैं, उनका कितना परसेंटेज पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक होमोपॉलीमर है, उसके पास में एक ही तरीके की बिल्डिंग ब्लॉक है जिनको बोलते हैं मोनोमर बोलते हैं, तो वो एन नंबर जो है वो नंबर ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक हेट्रोपॉलीमर है, उसके पास में एक से ज़्यादा तरीके के मोनोमर हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं हेट्रोपॉलीमर होते हैं। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होते हैं, किससे बनते हैं, ये बनते हैं एमाइनो एसिड से। प्रोटीन जो हैं ये एमाइनो एसिड से बनते हैं। तो प्रोटीन एमाइनो एसिड कितने तरीके के होते हैं, 20 तरीके के मोनोमर होते हैं, ठीक। तो टोटल जो एमाइनो एसिड हैं वो 20 तरीके के होते हैं। तो इसका आंसर क्या चला गया, फर्स्ट ऑप्शन। 2 होते हैं इसेंशियल, एक होते हैं इसेंशियल एमाइनो एसिड, एक होते हैं नॉन इसेंशियल, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल भी 10 हैं, नॉन इसेंशियल भी 10 है, दोनों 10 10 हो जाते हैं।
इसेंशियल क्या होते हैं, जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इनको हमें डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता, तो क्या होते हैं, ये डाइटरी प्रोटीन हो जाते हैं। नॉन इसेंशियल क्या होते हैं, इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है। अब क्या कहते हैं, प्रोटीन जो है ये बहुत सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं, जैसे कुछ हैं एंजाइम के तरीके से काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, इनमें से कौन जो है जो एडिशनल फंक्शन करता है सम प्रोटीन डिस्चार्ज, उस प्रोटीन डिस्चार्ज के तौर पे कौन सा एडिशनल फंक्शन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एडिशनल फंक्शन कौन करते हैं, जैसे हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं ये क्या होते हैं, हार्मोन जो होते हैं यहाँ पे ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह हो गया, जैसे इनमें से इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गए, इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गए, सब क्या हैं, ये हमारे जो हैं कुछ एडिशनल अपना फंक्शन करते हैं, सम प्रोटीन डिस्चार्ज, कुछ डिस्चार्ज करके। अब एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक हो गया और फ्लोरिजिन हो गया, मेलेनिन हो गया, सब कैसे नॉन प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। ये सब क्या हैं, ये नॉन प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा इस बार, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ग्लाइकोजन जो है होमोपॉलीमर है, किससे बनता है, ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज यूनिट से, तो इसका आंसर चला गया हमारा फर्स्ट। ग्लाइकोजन क्या होता है हमारा, ये इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ये एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ स्टोर होता है, तो स्टोर इन लीवर मसल्स में, और कहाँ होता है, ब्रेन में भी होता है स्टोर, ब्रेन में भी स्टोर होता है। ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, पॉलीसेक्राइड होता है। द नंबर ऑफ एंड इन द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में जो इन किसने कितने नंबर होते हैं, तो कैसी ब्रांचेज होते हैं, तो ग्लाइकोजन क्या ब्रांच होता है, तो ग्लाइकोजन जो है हमारा वो क्या कहते हैं कि इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांच प्लस 1, यानी जितने नंबर होते हैं ब्रांच के उसमें से एक अगर जोड़ दिया जाएगा तो ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो इसके पास में दो लिंकेज होते हैं, एक होता है 1,4, इसके पास होता है एक 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक, एक होता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक, के दो लिंकेज होते हैं, तो इसका आंसर ए चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसके पास में कितने इंड होते हैं, तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसके पास में केवल दो इंड होते हैं, एक होता है सी टर्मिनल, एक होता है सी टर्मिनल, एक होता है एन टर्मिनल, एक होता है सी टर्मिनल, एक होता है एन टर्मिनल। अब जो सी टर्मिनल होता है वो राइट साइड को बताता है, सी टर्मिनल जो होगा वो राइट साइड होगा, ठीक है, और एन टर्मिनल जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम जो होते हैं ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, ये कैटलिस्ट होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में आते हैं। इन जनरली ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं। बहुत सारी फिजियोकेमिकल प्रोसेस में जो होती है एंजाइम मीडिएटेड होती हैं, इनमें से कौन जो है एंजाइम मीडिएटेड नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है जो एंजाइम मीडिएटेड नहीं होता, तो CO2 का पानी में घुलना, ये कैसे एंजाइम मीडिएटेड नहीं होती, बाकी सारी जो एंजाइम मीडिएटेड होती हैं, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेडिसिन आर आइदर मैन मेड यानी सिंथेटिक हो सकती हैं, या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, बैक्टीरिया या एनिमल से निकाली जाती हैं, तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट बोलते हैं। कभी कभी जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकली अल्टर कर दिए जाते हैं मैन के द्वारा, क्यों, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट को कम किया जा सके। तो इनमें हमको कुछ दिए गए हैं नेचुरल प्रोडक्ट हैं, उनको सिंथेटिक केमिकल के तौर पर बनाया गया, तो कौन कौन से, पेंसिलिन पेंसिलिन क्या है, ये ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, पेंसिलिन क्या है, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है। किससे निकाला जाता है, डेराइव्ड फ्रॉम फंगाई, डेराइव्ड फ्रॉम फंजाई, फंजाई का नाम कौन है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम होता है, ठीक है। इसको जो ये नेचुरल प्रोडक्ट है। अब अगला क्या, सल्फामाइड है। सल्फामाइड क्या है, ये सिंथेटिक है, सल्फामाइड सिंथेटिक है, सिंथेटिक केमिकल है, ठीक। इसका यूज़ किस में करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे इसका यूज़ करते हैं, किसका, सल्फामाइड का। सल्फामाइड क्या है, ग्रुप ऑफ ड्रग्स ये भी होती हैं। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, कौन सा एस्कॉर्बिक एसिड, लेफ्ट साइड होता है, यानी लीवो, यानी विटामिन सी को बोलते हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो है एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। अब ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, जैसे कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन है, सोमैटोट्रोपिन जो हो गया, या सोमैटोट्रोपिन हुई है हमारे क्या हैं, ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं, क्या करते हैं, ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट ग्रोथ
स्टिमुलेट ग्रोथ, ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। अगला क्या दिया गया हमको क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट केमिकल बॉन्ड एमंग ईस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें कौन कौन किसके बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाएगा। अब पॉलीसेकेराइड के बीच में कौन होता है, पॉलीसेकेराइड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक होता है। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होगा। फैट में कौन सा होता है, फैट में ईस्टर बॉन्ड होता है, फैट में ईस्टर बॉन्ड होगा। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द एनी वन एमाइनो एसिड, शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड एंड फैटी एसिड। तो एमाइनो एसिड कौन है, एमाइनो एसिड कोई भी लिख सकते हैं ठीक, तो एमाइनो एसिड लिख सकते हैं हम लाइसिन, ल्यूसीन, जो भी चाहो लिख सकते हैं। यहाँ पे ल्यूसीन हो गया। शुगर में कौन आ जाती है हमारे पास में, लैक्टोज शुगर हो गई, और भी शुगर आ जाती हैं। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास कौन आ जाते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एटीपी बोलते हैं, ठीक है। और फैटी एसिड, फैटी एसिड में लिख सकते हैं पॉमिटिक एसिड, पॉमिटिक एसिड। अब पॉमिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। तो ये हमको दिया गया रिएक्शन, इसको मुझे कंप्लीट करनी है। तो ए क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ए डैश यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड है, तो ए डैश अब इधर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो कैसी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो ए जब रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ए ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ए यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, ये एक्सेप्टर है। अगला क्या है, हाउ आर प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप को फैक्टर से कैसे डिफर करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप को फैक्टर से कैसे डिफर करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ये टाइटली बाइंड होते हैं, टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, ये एपो एंजाइम से टाइटली बाइंड होते हैं, कौन, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और कोफैक्टर क्या होते हैं, ये कोफैक्टर जो होते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। स्मॉल होते हैं, हीट स्टेबल होते हैं, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट स्मॉल है, हीट स्टेबल होता है, ठीक है। और ये जो कन्जुगेटेड एंजाइम में पार्ट करते हैं, ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं। कोफैक्टर क्या है, ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इन नेचर, नेचर में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, ग्लाइसिन, एलेनिन जो है ये अलग अलग एमाइनो एसिड हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हैं, तो इनका और नाम क्या होगा, ग्लाइसिन। तो इनका अगर मुझे स्ट्रक्चर देखा जाए तो ग्लाइसिन जो होता है वो क्या है, एक कार्बन, ये COOH, ये रहा NH2 रहा, ये रहा हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, ये क्या है, ये हमारा ग्लाइसिन है, ठीक है। एलेनिन की बात करें तो एलेनिन क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर इसी हाइड्रोजन की जगह पर, एक हाइड्रोजन की जगह पर अगर मेथाइल लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलेनिन हो जाएगा। ये क्या हो गया, एलेनिन हो गया। एक और दिया NCERT में, सेरीन दिया गया है। तो सेरीन में क्या होता है, एक ये हमारा कार्बन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा NH2 है। अगर इस कार्बन की जगह पे मैं क्या लगा दूं, हाइड्रोक्सिल मेथाइल लगा दूं, तो ये हमारा बन जाएगा सेरीन, ये हमारा सेरीन बन जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया, कॉमन कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर क्या होता है, सेलुलोजिक होता है। यहाँ पे दिया स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, इनमें से कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो कॉटन फाइबर में सेलुलोज होगा, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच में क्या होगा, काइटिन होगा, ठीक है। लीवर में, लीवर क्या है हमारा, लीवर ग्लाइकोजन स्टोर करता है, तो लीवर में ग्लाइकोजन होगा, या ग्लाइकोजन ना बोलेगा तो इसको आप एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ये क्या है, एनिमल स्टार्च है, ठीक है। पील पोटैटो के पास में क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक, सॉरी, इसके पास में पील पोटैटो के पास में क्या होगा, पोटैटो क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, तो इसके पास में क्या आ जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला चैप्टर पे चलते हैं, अगले चैप्टर पे सेल डिवीजन पे। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन का जो पहला क्वेश्चन वो क्या दिया गया है, मियोसिस रिजल्ट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। मियोसिस जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, गैमीट बनते हैं, और मियोसिस की वजह से ही क्रोमोसोम का नंबर घटता है, और मियोसिस की वजह से ही वेरिएशन आती है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस की किस स्टेज में जेनेटिक कंस्टिट्यूशन गैमीट का फाइनली डिसाइड होता है। तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो है डिसाइड होगा वो एनाफेज फर्स्ट में होता है, ठीक है।
जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन वो भी मियोसिस बोला है तो एनाफेज फर्स्ट में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। मियोसिस कब होता है, किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में होता है? मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होता है। ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है? मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट के दौरान में क्या होता है? यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या होता है? सेपरेशन होता है। मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट है। अब माइटोसिस क्या है? माइटोसिस का करेक्टर क्या होता है? माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता, तो इसका आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मियोसिस फर्स्ट की बाईवैलेंट के पास क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट की बाईवैलेंट के पास में क्या होता है? 4 क्रोमेटिड होते हैं, 2 सेंट्रोमियर होता है। बाईवैलेंट का मतलब ही क्या है? 4 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं कि सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली। सेल जो होते हैं किस सेल में डिवाइड नहीं करती? सेल जो होती हैं वो हमारी G0 में डिवाइड नहीं करते। G0 को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? क्विसेंट स्टेज हो जाती है। ठीक, ये हमारी क्या, इसी को बोलते हैं रेस्टिंग फेज बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज भी इसी का नाम हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द इवेंट आर लिस्टेड नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस। इनमें से कौन जो है माइटोसिस में नहीं होता? इनमें से कौन सा स्टेज जो माइटोसिस में नहीं होता? माइटोसिस में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा। इसमें जो है सेंट्रियोल जो होते हैं अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्रोमोसोम का अपीयरेंस होता है 2 क्रोमेटिड के साथ में सेंट्रोमियर पे जुड़ते हैं भी सही, लेकिन क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस का करेक्टर नहीं है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस का होता है। क्रॉसिंग ओवर जो मियोसिस का होता है, इस वजह से ऑप्शन हमारा डी चला गया। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के बारे में हमको गलत स्टेटमेंट देखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो मियोसिस के बारे में हमको गलत स्टेटमेंट देखना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अगला क्या है? 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। ठीक है, एट द मियोसिस के एंड में क्रोमोसोम नंबर जो है रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन 2 बार नहीं चलता, डीएनए का रिप्लिकेशन एक ही बार होता है। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। वो भी किस में हो जाएगा? मियोसिस फर्स्ट में होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। G1 फेज के बारे में हमको सही कथन देखना है। ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, गलत बात, एक्टिव होते हैं। डीएनए सेल डज नॉट रिप्लिकेट, यानी G1 फेज में डीएनए रिप्लिकेट नहीं करता। इट इज़ नॉट फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल यानी डीएनए वगैरह, इसमें क्या बहुत सॉरी क्या कहते हैं, आरएनए वगैरह हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गया। तो आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, इनमें सिंथेसिस नहीं है, गलत बात, सिंथेसिस होती है। सेल जो है ग्रो करना स्टॉप कर देती नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में देखा जाए तो सॉर्टर साइकिल किसकी होगी? सॉर्टर जो सेल डिवीजन होता है वो प्रोकैरियोट का होता है। प्रोकैरियोट का जो सेल डिवीजन होता है बहुत छोटा होता है। तो इनमें से सेल साइकिल की फेज में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसकी होती है? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इंटरफेज की होती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसकी है? इंटरफेज की है, इंटरफेज की है। ठीक, अगर एम फेज में अगर बोल दें, एम फेज में अगर बोल दे सबसे लॉन्गेस्ट कौन होगी, तो इसको हम याद कर सकते हैं किससे? एक ट्रिक है जिसका नाम है पटमा। थोड़ा थिकनेस बढ़ाते हैं, तो इसको याद कर सकते हैं पटमा से। पटमा ये हमारा सबसे ज़्यादा, ये हमारा क्या हुआ? पी से हो गया प्रोफेज, पी से हो गया प्रोफेज, टी से हो गया टीलोफेज। ठीक है, एम से हो गया मेटाफेज और ए से हो गया एनाफेज। तो एनाफेज होती है स्मॉल सॉल्टर होती है इसका ड्यूरेशन, और प्रोफेज क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है, यानी लार्जेस्ट, इसका सबसे ज़्यादा टाइम होता है, लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं ऐसे, एम फेज का हो गया। और वैसे अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट जो है ड्यूरेशन इंटरफेज की होती है। अगला क्या कह रहा? नेम द स्ट्रेन कॉमन यूज टू कलर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कलर के लिए हम कौन सा स्ट्रेन यूज करते हैं? तो क्रोमोसोम के कलर के लिए हम यूज करते हैं कौन? एसिटोकार्मीन, एसिटोकार्मीन यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? जेम्सा स्ट्रेन। तो एसिटोकार्मीन और जेम्सा स्ट्रेन जो है क्रोमोसोम के कलर के लिए हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है? विच टिश्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल एक्सिबिट मियोसिस। तो किस तरीके की सेल में जो है वो मियोसिस होता है, यानी रिडक्शन डिवीजन होता है। तो जो सेक्स सेल होती है, जर्म सेल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्म सेल, जर्म या सेक्स सेल। तो इनमें जो है मियोसिस होती है। अब क्या कह रहा है कि एवरेज जो ड्यूरेशन है लाइफ ई कोलाई का वो 20 मिनट है। तो कितने समय में ई कोलाई जो है 32 सेल बना देंगी? तो 32 सेल बना देते हैं कितने बार में? ठीक, तो हम देख लेते हैं। 32 सेल, एक, ठीक चलो, 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 बना, 4 से 8 बन गया, 8 से 16 बन गया, 16 से 32 बन गया। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? एक ये 20 मिनट लगा, ये 20 मिनट लगा, ये 20 मिनट लगा,
ये 20 मिनट लगा, ये 20 मिनट, 1 2 3 4 5, तो 5 बार चलेंगी, तो 5 गुणे 20 बराबर 100 मिनट। 100 मिनट बोल सकते हैं या 1 घंटा 40 मिनट बोल सकते हैं। ठीक, 1 घंटा 40 मिनट में जो है ये ई कोलाई क्या करेगी, 32 सेल बना देगी। तो विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी शुड यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो ह्यूमन बॉडी में जो माइटोसिस अगर मुझे देखना होता है तो कौन सी सेल करती है माइटोसिस, तो यहाँ पे आ जाएगी सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल जो है माइटोसिस करते हैं। ठीक है, तो व्हाट एट्रीब्यूट डज अ क्रोमैटिड रिक्वायर टू क्लासीफाई द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को हम किसके बेसिस पे देख सकते हैं, या अपने क्रोमोसोम को अच्छे से हम देखते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में ठीक है, तो मेटाफेज में हम ये सब पूरी कहानी देख लेते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम शो बाईवैलेंट एट प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट का बाईवैलेंट दिया गया है, विच आर द 4 क्रोमैटिड कैन क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे कौन से 4 क्रोमैटिड होते हैं क्रॉसिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉसिंग किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की होमोलॉगस क्रोमोसोम की पूजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ टिश्यू हैज़ गिवन टाइम, दिए गए समय में उस टिश्यू के पास में 1024 सेल हैं, तो उसको कितने माइटोसिस करने हुए होंगे। तो एक सिंगल पेरेंट सेल से उसको कितने माइटोसिस करने पड़े होंगे। ठीक, तो माइटोसिस कितना करना पड़ेगा, माइटोटिक साइकिल कितनी करनी पड़ेंगी, टोटल करनी पड़ जाएंगी 10 साइकिल। ठीक, तो 10 साइकिल जब वो चलेगा तब जाके वो क्या बना देगा, माइटोसिस करके 1024 सेल बना देगा। ठीक, मतलब क्या करना है, जस्ट डबल करना है। तो हमको देख लेना है कितनी चलेगी साइकिल। चलो, ये 1 सेल है, 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512 और 512 से 1024। तो कितनी बार चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितनी साइकिल चल गए, 10। तो 10 साइकिल जब वो करेगा, 10 बार जब वो माइटोसिस करेगा, तब एक सिंगल पेरेंट सेल जो होगी वो 1024 सेल बना पाएगी। अब क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन, एंथर के पास में 1200 पॉलन ग्रेन है, तो कितनी जो पॉलन मदर सेल हुई होंगी। तो क्या कहते हैं, एक जो पॉलन मदर सेल होती है वो 4 पॉलन ग्रेन बनाती है, 4 पॉलन ग्रेन बनाती है। तो 1200 में कितनी होंगी, तो क्या कर सकते हैं, 1200 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 300। तो इसमें कितनी आ जाएंगी, 300 पॉलन मदर सेल जो हैं 1200 पॉलन ग्रेन को बनाती है। तो डीएनए सिंथेसिस किस स्टेज में होता है, तो डीएनए सिंथेसिस होता है हमारा एस फेज में होता है। अब क्या कहते हैं कि हमारे पास में जो है एक ह्यूमन सेल की जो सेल डिवीजन की साइकिल है 24 घंटे में कंप्लीट करती है। तो सेल साइकिल जो है कौन सी जो होती है सबसे ज़्यादा टाइम को ऑक्युपाई करती है, तो आ जाती है इंटरफेज कितनी करती है, मोर दैन 23 आवर्स, या फिर बोल सकते हैं मोर दैन 95% टाइम, है ना। तो 95% से भी ज़्यादा समय लेती है। तो क्या करा, ही ऑब्जर्व द हार्ट सेल जो होती हैं नॉर्मली डिवीजन नहीं करती, सच सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिस्ट। वो सेल डिवाइड नहीं करती हैं, तो कहाँ पे एग्जिस्ट कर जाती हैं, वो एग्जिस्ट कर जाती हैं जी ऑटोफेज में, जिसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, जो कि क्या होती है एग्जिस्ट। ठीक, तो किस में एग्जिस्ट कर जाती हैं, सॉरी एग्जिस्ट कहाँ से करते हैं, एग्जिस्ट तो हमारी करेंगी G1 फेज से एग्जिस्ट करती हैं, और चली कहाँ जाती है, जी फेज में चली जाती हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस फेज में बनता है, जाइगोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस में बनते हैं, पैचिटीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस में अपीयर होता है, पैचिटीन में या अपीयर हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, सॉरी रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा किस में होता है, ये होता है डायाकाइनेसिस में। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा किस में होगा, डायाकाइनेसिस में होगा। इंटरकाइनेसिस क्या होती है, टीलोफेज के बाद और मियोसिस सेकेंड के प्रोफेज के पहले। तो इंटरकाइनेसिस क्या है, आफ्टर टीलोफेज फर्स्ट, और क्या बोल सकते हैं, बिफोर प्रोफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, बिफोर प्रोफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड की प्रोफेज के बाद। अब डायोड ऑफ सेल किस में बनती हैं, डायोड ऑफ सेल बनती है टीलोफेज फर्स्ट में। तो डायोड ऑफ सेल कहाँ पे बनती हैं, टीलोफेज फर्स्ट में बनती हैं, या फिर बोल सकते हैं आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद बनती हैं या टीलोफेज फर्स्ट में बन जाती हैं, ये हमारे पास में हो गया। तो चलिए अब हम अपनी नई दूसरी यूनिट चालू करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी।
तो हमारा जो पहला जो चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट है। तो उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच मेटल आयन कंस्टिट्यूट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के पास में कौन सा मेटल आयन होता है? तो क्लोरोफिल के पास में आ जाता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के पास में होता है। आयरन किसके पास में होता है? ये आयरन होता है हमारा हीमोग्लोबिन के पास भी होता है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन के पास पाया जाता है। साइटोक्रोम के पास होता है, साइटोक्रोम के पास होता है। और किसके पास होता है? फेरिडॉक्सिन के पास होता है। ठीक है। कॉपर जो है, कॉपर किसके पास होगा? कॉपर जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। कॉपर जो है रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। जिंक जो है, जिंक जो होता है ये ऑक्सीजन में पाया जाता है। जिंक जो ऑक्सीजन में पाया जाता है जो क्या होता है? एक फाइटो हार्मोन है। फाइटो हार्मोन यानी कि पीजीआर है। तो ये हमारा आंसर क्या चला गया? सी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पिगमेंट जो है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो वो हमारा कौन है? क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो होता है ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाकी बचे हुए क्या होते हैं? वो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। ये सब क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, बाकी बचे हुए। अगला क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी वेवलेंथ की रेंज होती है जिसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ही पार कहते हैं? तो पार जो होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि इनमें से सबसे कम जो है फोटोसिंथेसिस किस रीजन में होगी? सबसे कम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो रेड रीजन में होती है। सबसे कम जो है, सॉरी, लीस्ट इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस। तो सबसे कम इफेक्टिव किस में हो जाएगी हमारी? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस में होती है? रेड रीजन में हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव बोलेगा तो मोस्ट इफेक्टिव जो बोलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मोस्ट इफेक्टिव तो रेड हो जाएगा। ठीक है। और ब्लू और वायलेट, ब्लू एंड वायलेट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है वो स्लो होती है। ये क्या होती है? फोटोसिंथेसिस क्या होती है? स्लो होती है ब्लू और वायलेट में। और ग्रीन में क्या होती है? ग्रीन में जो होती है रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो यहाँ से लीस्ट इफेक्टिव लाइट रेंज जो है लीस्ट इफेक्टिव किस में हो जाएगी? रेड में हो जाएगी। ठीक है। ये क्वेश्चन देने के चांस हो सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो एनर्जी किससे लेते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो एनर्जी लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल को, इनऑर्गेनिक केमिकल को ऑर्गेनिक केमिकल में कन्वर्ट करके। ठीक। ऑर्गेनिक केमिकल को कन्वर्ट करके एनर्जी लेते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस। तो फोटो सिस्टम सेकंड में जो एटीपी सिंथेसिस करानी है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? तो उसके लिए जो एनर्जी आती है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट से आती है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के दौरान में क्या क्या चीज़ बनती है? तो क्या क्या चीज़ बनती है इसमें? तो इसमें बनती है हमारी कौन? एटीपी बनता है, हाइड्रोजन, O2। एटीपी हाइड्रोजन और O2 दोनों बनते हैं। तो इसका आंसर थर्ड चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो लाइट एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, उनकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ये हमारा क्या हो सकता है इसका आंसर? ये जो है हमारा लाइट रिएक्शन जो होती है लाइट एनर्जी पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करती, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। इस वजह से इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो ये क्या फास्फोइनॉल पायरुवेट जो है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर किसका होता है? फास्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर किसका है? C4 का है। C3 प्लांट में क्या होता है? RUBP होता है। ठीक। C3 प्लांट में RUBP हो जाता है। अगला क्या? वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है किससे संबंध रखता है? तो वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ होती है। और ये जो है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे होती है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे क्या होती है? पानी की स्प्लिटिंग होती है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का लाइट रिएक्शन में? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट, फिर फेरोडॉक्सिन। ये हमारा आंसर फर्स्ट चला गया। ये क्वेश्चन आएगा इस बार। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द एंजाइम दैट नॉट फाउंड इन C3 प्लांट। कौन सा एंजाइम जो है जो C3 प्लांट में नहीं पाया जाएगा? कौन सा एंजाइम है जो C3 प्लांट में नहीं पाया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पेपकेज। पेपकेज जो है ये हमारा किस में होता है? C4 प्लांट में होता है। पेपकेज जो है ये C4 प्लांट में होता है। हमसे पूछा क्या? C3 में, तो आंसर हमारा बी चला गया। अगला क्वेश्चन क्या है? द रिएक्शन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटेलाइज्ड बाई। तो प्राइमरी CO2 की जो रिएक्शन होती है किससे कैटेलाइज होती है? RUBP, कार्बोक्सिलेज एंड पेपकेज। ठीक। RUBP जो होती है वो किस में होता है हमारा? RUBP जो होता है ये हमारा C3 में होता है। ये RUBP जो होता है हमारा C3 में, और पेपकेज जो होता है C4 में। तो बोला नहीं किस में है, तो जनरल बोला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ये भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन CO2 इज एडेड टू पेप, यानी कि फास्फोइनॉल पायरुवेट में जब CO2 जब जोड़ा जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो जब हमारा
फास्फोइनॉल पायरुवेट के साथ में जब CO2 जुड़ती है, ये 3 कार्बन का है, तो एक क्या बनेगा, 4 कार्बन का बनता है। कौन? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये हमारा क्या है, 4 कार्बन का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन, OAA। डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में क्या क्या बताया गया है। तो ये हमारा जो पहला जो पार्ट है वो क्या बताता है, पहला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, पूरा जो डायग्राम किसका दिया गया है, इन दिस स्ट्रक्चर, ये किसका है, ये हमारा प्लांट सेल का है। ये डायग्राम जो प्लांट सेल का है, कैन दिस पास जो प्रोजेनी क्या है, प्रोजेनी में पास होता है, तो यस, तो क्लोरोप्लास्ट जो प्रोजेनी में पास होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। क्यों पास होता है, क्योंकि इसके पास में ये सेल्फ रेप्लिकेशन, खुद का DNA होता है, रेप्लिकेशन होता है। नेम द मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस द प्लेस 1 and 2। 1 और 2 पे कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। 1 पे क्या होता है, यानी कि फर्स्ट पे, फर्स्ट जो है वो क्या बताता है, स्टोमा है। फर्स्ट जो है ये स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट जो है स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती हैं, यहाँ पे होती हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, स्टोमा में क्या होती हैं, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। और जो हमारा जो बी दिया गया है, ये वाला सेकंड जो है, तो सेकंड क्या बतला रहा है, सेकंड में क्या होगा, इसके पास में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA है। डी क्या है, ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA। इसके पास में क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA होता है, जो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, रेप्लिकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है हमारा। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है दीदी। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, ये आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये कहाँ पाया जाता है, आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। अब ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट से क्या बनता है, ATP मॉलिक्यूल के रिलीज से प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और देख लेते हैं हमारा जो है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी, ये हमको साइकिल दी गई है, 3 CO2 9 ATP 6 NADP पानी है, ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 CO2 का फिक्सेशन हुआ, तो 3 CO2 का फिक्सेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या बोला, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP NADP आर रिक्वायर्ड टू फिक्स 1 मॉलिक्यूल CO2। तो साइकिल कैसी है हमारी, चल रही है, ये जो साइकिल है वो चल रही है C3 साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ATP जो हैं और कितने NADP ज़रूरी होगा। ठीक, तो यहाँ पे कितने ATP ज़रूरत होगा, 2 ATP होता है और 2 NADPH होता है ज़रूरत। ये जो है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे पाई जाती है, ये कहाँ पे पाई, कौन सी साइकिल है, केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल बोलें या इसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हैच एंड सेलेक्ट पाथवे को C4 साइकिल बोलते हैं, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं। जो पेप्केज होता है, ठीक, पेप्केज एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है हमारा, पेप्केज एंजाइम जो होता है ये कहाँ पाया जाएगा, मीजोफिल सेल में। पेप्केज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, मीजोफिल सेल में नहीं। तो बंडल ये क्या कहते हैं, बंडल सी सेल में क्या होगा, बंडल सी सेल में केल्विन साइकिल चलती है, बंडल सी सेल में C3 साइकिल चलती है, और पेप्केज जो होता है हमारा मीजोफिल सेल में होता है। पेप्केज जो है मीजोफिल सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो मीजोफिल सेल में क्या चलती है, C4 साइकिल, और बंडल सी सेल में क्या चलती है, C3 साइकिल चलती है। और यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार में, और कुछ है तो आने की संभावनाएं हो सकती हैं, और तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक लॉन्ग में दिया गया है क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रिएक्शन। तो ये जो है किस सेल में होंगी, कहाँ पर होंगी, तो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPS। तो ATP और NADPS की सिंथेसिस कहाँ होती है, आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड में होगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, स्टोमा में। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पर होगा, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में होगा। CO2 का फिक्सेशन कहाँ होता है, सॉरी ये स्टोमा क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, ये आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ATP बनता है, और जो इनर साइड होगी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की, वहाँ पे क्या होगा, फोटोलिसिस होगा। CO2 का फिक्सेशन कहाँ होता है, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में CO2 का फिक्सेशन होता है। शुगर मॉलिक्यूल कहाँ बनता है, शुगर मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट में बनता है, शुगर मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट में बनता है। स्टार्च कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में, स्टार्च बनता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, रिस्पायरेशन।
तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस के दौरान में जो फास्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जो बनता है उसमें हेक्सोकाइनेज काम होता है। यानी क्या होता है, ग्लूकोज से एटीपी का खर्चा होगा, एटीपी टूटता है और एडीपी बन जाता है और इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो जाता है। अब यही जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। तो इसमें एंजाइम जो काम करता है उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज होता है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, पायरुविक एसिड जो है की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, तो कैन हाउ मैनी मेटाबॉलिक फेट्स, तो इसका कितने और तरीके के मेटाबॉलिक फेट्स हो सकते हैं पायरुविक एसिड से, जब इसका क्या होगा, एरोबिक कंडीशन होगा। तो एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड से क्या बनता है, पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और CO2 रिलीज हो जाता है। एथेनॉल और लैक्टिक एसिड जो है ये एनारोबिक होते हैं। तो अगर यही बोलता एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन में दो हो सकता था, एक तो लैक्टिक एसिड बनता, दूसरा जो है एथेनॉल, एथेनॉल और CO2 बन जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा, एरोबिक में बोला था, तो एरोबिक में एसिटाइल कोएंजाइम और CO2 बन जाएगा। अगला क्या, ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ लाई करती, तो ये हमारा लाई करती है इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ETS होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन कौन होते हैं, जो जर्मिनेटिंग जो सीड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इनको चाहिए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो इनमें से किसके बेसिस पे, किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसको जो है पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी बनाता है, इस वजह से जो इसको है पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन दे सकता है। अगला क्वेश्चन क्या, द इंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का इंड प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का जो इंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ATP और H2O होता है। ATP और O2 जो है, ATP और पानी जो है इसका इंड प्रोडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। तो ए का क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है हमारा वो साइटोक्रोम C है। तो बी का क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। पायरुवेट जो डिहाइड्रोजनेज है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो क्या है हमारा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में आता है। तो इसका क्या हो गया, सी का थर्ड। और डी कार्बोक्सिलेशन अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड में होता है, तो डी का 1। तो डी का 1 देखना, डी का 1, डी का 1 ये कट गया। ए का क्या है, 2 है, तो ए का 2 ये रहा। तो आंसर क्या चला गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन, ये दे सकता है इस बार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वेरी शॉर्ट में तो यहाँ से उतना नहीं है, लेकिन ये देख लेते हैं। F1 पार्टिकल जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। द एक्सप्लेन एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी तो हम ATP को बोलते हैं, तो वही चीज़ें हैं। तो ये एनर्जी करेंसी इन प्लांट एनिमल दोनों में जो है ये काम करता है, ठीक, ATP। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू क्या होता है, A/B होता है। तो ए क्या होता है, ए यहाँ पे जो है आर की वैल्यू जो ए है वो ए क्या बताता है, वैल्यूम ऑफ CO2। ए क्या बताता है, वैल्यूम ऑफ CO2 इवाल्व, वैल्यूम ऑफ CO2 इवाल्व अपान में बी क्या बताता है, वैल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, वैल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ये हमारा होता है RQ। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि RQ वैल्यू जो है एक किसकी होती है, RQ वैल्यू एक होती है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, एक से कम किसकी होती है, एक से कम होती है प्रोटीन की। यहाँ पे लिख देते हैं, एक से कम किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। प्रोटीन की कितनी होती है हमारी, 0.9 होती है। और ट्राईपॉमिटिन, ट्राईपॉमिटिन की क्या होती है, 0.7 होती है। और एक से ज़्यादा किसकी होती है, ऑर्गेनिक एसिड की होती है। ऑर्गेनिक एसिड की एक से ज़्यादा होती है आर की वैल्यू। अब क्या कह रहा है, F1 पार्टिकल जो है वो किसके सिंथेसिस में काम करता है, तो F1 पार्टिकल जो है किसके सिंथेसिस में काम करता है, ATP। तो ATP की सिंथेसिस में F1 पार्टिकल काम होता है। अब यहाँ से F1 और F0 दो पार्टिकल होते हैं ना, दोनों कहाँ होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, व्हेन इट इज एनरोबिक रेस्पिरेशन, अगर मैन या ईस्ट में अगर एनरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, ईस्ट में क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। तो ईस्ट में एथेनॉल बन जाएगा और मैन में लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फटीग आएगा, थकान लगेगी, फटीग होगा। अब क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मोर एनर्जी ऑक्सीडेशन, तो कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी निकालेगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन निकालेगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकालता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें ऑप्शन हमको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं, ग्लूकोज है, प्रोटीन है। ग्लूकोज का कितना होता है, RQ1 हो जाता है, इसका कितना होता है 0.9 होता है, तो ज़्यादा आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डी होगा, हमको असेंडिंग ऑर्डर देखना ना। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। डी के बाद में कौन आ जाता है, फैट,
फैट आ जाएगा, तो डी के बाद में फैट आ जाएगा, फैट हो गया ए। उसके बाद में क्या होगा, 1 ग्राम प्रोटीन है तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 1 ग्राम ग्लूकोज आएगा, तो इसके बाद में सी, सी के बाद में बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन देगा इस बार, ठीक है, ये दे सकता है। अब क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया यानी क्या कहना चाह रहा है, एनरोबिक कंडीशन, हाइपोक्सिया यानी एनरोबिक कंडीशन, यानी ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोब्स, एनरोबिक कंडीशन बताना चाह रहा है स्केलेटल मसल्स में। जब एनरोबिक फर्मेंटेशन होगा तो स्केलेटल मसल्स में जब एनरोबिक होगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनता है, और अगर ईस्ट में बात करेगा तो एथाइल एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ से देख लेते हैं साइकिल वाइकिल दिया गया, इसको देखते हैं क्या होगा साइकिल में। हाँ, ये साइकिल दी गई है, तो इस साइकिल में क्या बताया गया है, तो इस साइकिल में सबसे पहले ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज दिया गया है, तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, फिर आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, फिर NADP प्लस से NADPH बन रहा है। इस तरीके से हमारा पायरुविक एसिड आ गया। अब इसके 3 रास्ते होते हैं, पायरुविक एसिड के पास में 3 रास्ते होते हैं। एक तो क्या कर सकता है, लैक्टिक एसिड, एक तो ये लैक्टिक एसिड बना सकता है, एक तो क्या कर सकता है, ये एथेनॉल और CO2 बना सकता है, एथेनॉल और CO2 बना सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, क्रेब साइकिल में एंट्री कर सकता है, क्रेब साइकिल में एंट्री कर सकता है। ये जो दोनों हो गए ये एनारोबिक्स हो गए, एनारोबिक हो गए, एनारोबिक। और क्रेब साइकिल में क्या होगा, एरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड और एथेनॉल बन सकता है, और क्रेब साइकिल में यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। और यहाँ पे हमको साइकिल देगा, इसमें साइकिल में भर लेते हैं क्या क्या दिया गया। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक में क्रेब साइकिल में जब एंट्री करेगा तो क्या एंट्री करता है, तो ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना के एंट्री करता है, ठीक है। तो इसमें साइकिल में देखते हैं साइकिल में क्या दिया गया है। साइकिल में दिया गया है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से क्या बनता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है। ये कितने कार्बन का, 6 कार्बन का ये भी है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे ATP से ADP फिर बन जाता है, सॉरी ATP से ADP बन जाता है, साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है, ठीक है। और इस दौरान में क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, ये भी कितने, 6 ही कार्बन का है। फिर उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से आगे क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से बनता है हमारा, इधर बनता है हमारा क्या बनेगा, PgAl, PgAl, PgAl बोले या इसी को बोलते हैं ट्रायोज फॉस्फेट। सी क्या बनेगा, ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ये भी कितने का काम है, ये डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट बोले ट्रायोज फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का। फिर अगले में क्या करता है, NADP प्लस से NADH2 बनता है, तो उससे आगे चल के क्या बनाएगा, आगे चल के बनाता है ये हमारा बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फिर ADP से फिर ATP बन जाता है, तो क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि डबल चल रही होगी तो ट्रायोज फॉस्फेट बनता है। फिर 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरेट बनता है। फिर उसके बाद में क्या बनता है, तो फास्फोइनॉल पायरुवेट बनता है। अब फास्फोइनॉल पायरुवेट से जो पायरुविक एसिड बनता है यहाँ पे काम आता है फास्फोइनॉल पायरुवेट एंजाइम काम आता है। तो हमको जो है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन के हमको मिल जाते हैं, ठीक है। और तो यहाँ से तो कुछ है नहीं, देखते हैं वैसे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। यहाँ से साइकिल वगैरह ये देख लेते हैं। साइकिल इसमें क्या दिया गया है, ठीक। तो इसमें हमको सिंबल पहचानने क्या क्या हो सकते हैं। ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो ए है वो क्या दिया गया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ए क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है। और जो बी दिया गया है, बी यहाँ पे क्या है, फास्फोइनॉल पायरुवेट है। बी क्या है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बी हो गया। और यहाँ पे जो सी जो दिया गया, सी यहाँ पे क्या है, सी बनता है एथेनॉल, एथेनॉल। डी क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पूछ लें, ठीक। अब यहाँ पे हमको एक ए डायग्राम दिया गया, किसका है, हमारा ATP का है, ठीक। तो यहाँ पे हमको पहचानना है ए, यहाँ पे क्या है, ये ADP है। ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा तो क्या बना देगा, ATP बना देगा। तो ए तो हो गया ATP, ठीक है। और यहाँ पे जो बी है, बी यहाँ पे हमारा जो होता है ये
F1 पार्टिकल है, बी जो है ये F1 पार्टिकल होता है, ठीक है। तो F1 पार्टिकल अंदर होता है, F1 पार्टिकल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक। ये C हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया। और जो D है, D यहाँ पे कितने होते हैं, 2 H+ आयन होते हैं, यहाँ पे 2 H+ आयन होते हैं। E जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये हमको यहाँ पे दिखाया था, हमको केवल रखना था, ठीक। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। तो हमारा चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एथाइलिन जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है, एथाइलिन यूज़ किया जाता है फलों को पकाने के लिए। तो हाइस्टनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो इसका आंसर बी। कोकोनट वाटर के पास में कौन सा हार्मोन होता है, तो इसके पास होता है साइटोकाइनिन, ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो है कोकोनट वाटर के पास में होता है, ये हार्मोन है। तो क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय द विच हार्मोन। तो एपिकल डोमिनेंस को हम किससे हम कम कर सकते हैं, तो एपिकल डोमिनेंस को कम किससे कर सकते हैं, साइटोकाइनिन से। तो साइटोकाइनिन से एपिकल डोमिनेंस कम किया जा सकता है। और एपिकल डोमिनेंस काज कौन करवाता है, एपिकल डोमिनेंस करवाता कौन है, हमारा कौन है, ऑक्जिन जो एपिकल डोमिनेंस काज करवाएगा उसको कम कौन करता है, साइटोकाइनिन। अगला क्या हमारा मैचिंग है, मैचिंग में क्या दिया गया है, मैचिंग में दिया गया है इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वीड फ्री लॉन में बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ए का क्या हो गया, 4th ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे एफसीसिक एसिड जो होता है इंस्ट्रूमेंटल या फिर क्लोजर के लिए जिम्मेदार है। तो बी का क्या हो गया, 3rd ऑप्शन हो गया। एथाइलिन जो है, एथाइलिन क्या करता है, ये फलों को पकाने में काम करता है। तो सी का क्या हो गया, 5वां। अब जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड जो होता है बोल्टिंग में काम करता है। तो डी का क्या हो गया, 2रा। साइटोकाइनिन जो है हेयरिंग स्पर्म ऑफ डीएनए से निकाला गया। तो ई का क्या हो गया, 1st। तो ई का 1st देखना, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे देखो ई का 1st है। अब ए का क्या है, 4 है, तो ए का 4। तो ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 1 और डी का 2, ई का 1, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एप्पल जनरली जो होते हैं रैप्ड किए जाते हैं वैक्स पेपर में। इस जो क्या कहते हैं, एप्पल को रैप्ड क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो और वो O2 की एंट्री को चेक करता। तो ये ऑप्शन हमारा बी हो गया, ये क्वेश्चन दे सकता है इस बार, ठीक है। अगला क्या है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वे। ग्रोथ को हम अलग अलग नंबर में मेजर कर सकते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, सेल नंबर बढ़ रहा हो, साइज नंबर बढ़ रहा हो, वेट लेंथ बढ़ रहा हो, तो इसमें सारे आ जाएंगे। द टर्म सिनर्जिक एक्शन, सिनर्जिक एक्शन का मतलब क्या होता है, सिनर्जिक एक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सिनर्जिक एक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों, सिनर्जी क्या है, अगर दोनों हार्मोन क्या करते हैं, सेम तरीके का अगर फंक्शन करते हैं तो होगा क्या, नहीं। तो द सिनर्जिक हार्मोन, ठीक। तो सिनर्जी क्या होता है, एक तरीके से सपोर्ट करते हैं ना, तो सेम वर्क करते हैं, सेम यानी प्रमोट करते हैं, प्रमोट फंक्शन, सेम फंक्शन को प्रमोट करते हैं। तो व्हेन 2 हार्मोन एक्ट टुगेदर ब्रिंग अपोजिट इफेक्ट, अगर अपोजिट हो जाएगा तो ये तो एंटागोनिस्टिक हो गया, ये एंटागोनिस्टिक आ जाएगा। व्हेन 2 हार्मोन एक्ट टुगेदर कंडक्ट द सेम फंक्शन आ जाएगा तो क्या होगा, सिनर्जिक एक्शन होता है। तो बी ऑप्शन हो गया। प्लास्टिसिटी इन द प्लांट्स, प्लांट में जो प्लास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्या कहता है, टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन, शुगर केन में शुगर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, तो छिड़काव किया जाता है जिब्रेलिन्स का, ठीक है। जिब्रेलिन को छिड़क दिया जाता है। जिब्रेलिन क्या करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है, इंटरनोडल इलोंगेशन करवाता है। एब्सिसिक एसिड जो है किसका एंटागोनिस्टिक है, एब्सिसिक एसिड किसका एंटागोनिस्टिक होता है, जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक होता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो क्या करता है, ब्रेक सीड डोरमेंसी, और क्या करता है, इंड्यूस्ड क्या करेगा, सीड जर्मिनेशन, एंड इंड्यूस्ड सीड जर्मिनेशन, और क्या करेगा, इंड्यूस करेगा सीड जर्मिनेशन को, ठीक है। सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। कौन है हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड है, किसका एंटागोनिस्टिक है, एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्टिक है। मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, इनके पास में केवल एक ही ओवरी हो, ऐसे फ्लावर जो एक ओवरी के साथ हों तो उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक। नहीं, ऐसे फ्लावर क्या हो, ऐसे प्लांट जो क्या होते हैं एक बार में ही, केवल लाइफ में एक ही बार अगर फ्लावरिंग करते हैं तो हमारे वो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, ठीक है। जैसे कौन आ जाएगा इसका एग्जाम्पल में अगर देखा जाएगा तो बैम्बो जो है ये लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। फोटो पीरियड्स, प्लांट में फोटो पीरियड कौन रिसीव करता है, फोटो पीरियड कौन रिसीव करता है, लीव्स रिसीव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फेज ऑफ ग्रोथ, किस फेज में ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, तो ग्रोथ किस फेज में सबसे ज़्यादा होती है, एक्सपोनेंशियल फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज,
एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। एपिकल डोमिनेंस एज एक्सप्रेस इन डाइकोट प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो एपिकल डोमिनेंस जो है डाइकोट प्लांट में किसकी वजह से आता है? तो एपिकल डोमिनेंस होता है अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस करवाता है एपिकल बर्ड में। देन एपिकल डोमिनेंस होता है कि एपिकल बर्ड ज़्यादा ग्रोथ करें और लेटरल बर्ड कम ग्रोथ करते हैं, इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस डाइकोट प्लांट में ऑक्सीजन कराता है। अब क्या कहता है? इन एडिशन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में और टिश्यू कल्चर में क्या सप्लाई कर दिया जाए तो कैलस फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके साथ में सप्लाई करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन मिला के हम क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर में हम ये हार्मोन छोड़ते हैं। ठीक, अगला क्या है? कौन से वेजिटेटिव प्लांट होते हैं जो साइट हैं फोटो पीरियोडिक परसेप्शन के? तो कौन होते हैं? लीव्स होते हैं। लीव्स जो है साइट है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। ठीक, अगला क्या कहता है? नेम द प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन न्यूमरेबल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हमको ये बताना है। तो कौन सा हार्मोन है जो शुगर केन में यील्ड को बढ़ा देता है? तो कौन होता है? जिबरेलिक एसिड आ जाता है। कौन है लेटरल शूट ग्रोथ को बढ़ाता है? लेटरल शूट ग्रोथ को कौन बढ़ाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बढ़ाता है। अब क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग, पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? स्प्राउटिंग के लिए जिम्मेदार है इथाइलिन। इथाइलिन जो है स्प्राउटिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सीड जर्मिनेशन को रोक देता है? कौन है? एब्सिसिक एसिड क्या करता है? रोक देता है। आप क्या कहते हैं? हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है, एपिकल प्राइमरी रूट जो है वो 5 सेंटीमीटर से 19 सेंटीमीटर एक हफ्ते में बढ़ रही है। तो हमको ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट हमको बताना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला, तो यहाँ से हम देखते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। तो कितना बढ़ गई? टोटल कितनी हो गई? 19 हो गई थी। कितनी? 5 हो गई। तो कितनी आ गई यहाँ पे? तो 5 से जब कट करेंगे तो कितनी आ जाएगा? 3.8 आ जाएगा। तो 3.8 सेंटीमीटर क्या हो गई? रिलेटिव ग्रोथ हो गई। ठीक है, और हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ देखते हैं। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या है? W2 में W0 e की पावर RT होता है। तो WT हमको दिया गया है 19 दिया गया है, W0 हमको कितना? 5 दिया गया है। अब E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू होती 2.7 इसकी पावर R इंटू में टाइम कितना है? 1 हफ्ता है, 1 वीक बोला है। 1 वीक में 7 दिन होते हैं। तो कितना हो जाएगा? टाइम 7 हो गया। तो इसी को हमको सॉल्व करना। तो क्या आएगा? 19/5 बराबर 2.7 की पावर R इंटू में 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा, या तो इसको लिख सकते हो 7R लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब तो ये कितना हो गया? 7R हो गया। इसको सॉल्व करना तो 19/5 कितना? 3.8 आ जाएगा। कितना? 2.7 की पावर 7R हो गया। अब इसको हमको क्या करना है? लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? लॉग जब लेते हैं तो क्या बनेगा? लॉग 3.8 होगा, ये 7R आगे आ जाएगा, ये क्या होगा? लॉग 2.7 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? लॉग 3.8 की, तो लॉग 3.8 की वैल्यू हो जाएगी 0.5798 आ जाएगी। ये हमारा 7R हो गया इंटू में लॉग 2.7। लॉग 2.7 की वैल्यू हो जाती है 0.4314 हो जाएगी। तो यहाँ से हम R की वैल्यू ला सकते हैं 0.5798 डिवाइडेड बाई 0.4314 गुणे 7। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास R की वैल्यू हो जाती है आंसर 0.1907। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव ग्रोथ हो जाएगी। तो ये हमारी R क्या है? ये हमारी एब्सोल्यूट ग्रोथ को बताता है। ये क्या बताती है? एब्सोल्यूट ग्रोथ को बताती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना आ जाएगा हमारा? 0.1907 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे सकता है इस बार। तो यहाँ से क्या होगा? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी आ जाएगी? 19/5 यानी 3.8 हो जाएगी। और यहाँ से जो रिलेटिव ग्रोथ हो जाती है, सॉरी ग्रोथ रेट आ गई हमारी 0.1907 आ गई, R की वैल्यू है। और यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ कितनी आ गई? रिलेटिव ग्रोथ आ गई 3.8 आ गई। अब क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन? जिबरेलिन्स को सबसे पहली बार जापान में निकाला गया राइस प्लांट से। वो प्लांट जो है बेकन से सफ़र कर रहा था। बेकन क्या? फूली सीडलिंग डिजीज जो एक फंगस काज करता है जिसका नाम जिब्रेला फिजिकोराई है। तो उसके 2 काम बता देना है। तो कौन से हार्मोन है? जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड के 2 काम कौन है? बोल्टिंग कराता है, बोल्टिंग कराता है, और क्या करता है? सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है। तो क्या, और दूसरा क्या? ब्रेक। ब्रेक किसको करेगा? सीड डोरमेंसी को। ब्रेक सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है। इंड्यूस्ड सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करेगा, बोल्टिंग कराता है और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो जिब्रेलिन्स की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ जिब्रेलिन्स कॉल्ड फूलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस? कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है ये सीडलिंग डिजीज काज करती है? तो क्या करती है? राइस सीडलिंग प्लांट, उससे क्या हुआ? इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन करती है ना। वो कौन होता है हमारा?
टॉल कर देता है, यानी प्लांट को क्या करेगा, टॉल बना देगा। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगला क्या है, जिबरेलिन्स प्रमोट द फॉर्मेशन। जिबरेलिन्स किसको प्रमोट करता है, फॉर्मेशन का। जिबरेलिन जो है किसको प्रमोट करेगा, फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर जो है ये करता है, जो कि क्या होते हैं जेनेटिकली, जो कि जेनेटिकली क्या होते हैं, फीमेल प्लांट्स, जो क्या है जेनेटिकली किसके हैं, फीमेल, हाँ, जो जेनेटिकली है फीमेल प्लांट्स इन कैनाबिनिस। कैनाबिनिस में फीमेल प्लांट के सिमिलर होते हैं जेनेटिकली। जिबरेलिन से जो है मेल फ्लावर के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जो कि जेनेटिकली कैनाबिनिस में प्लांट के फीमेल फ्लावर के सिमिलर होते हैं। जबकि एथाइलिन क्या करता है, किसको प्रमोट करता है, एथाइलिन जो है प्रमोट करता है किसको, एथाइलिन प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर को, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर आने जेनेटिकली किस पे, मेल प्लांट पे। तो ये क्वेश्चन दे सकता है इस बार। तो दोबारा देख लेते हैं क्या कहता है, जिबरेलिन्स जो हैं, क्या कहता है, जिबरेलिन्स जो हैं ये किसके फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, मेल फ्लावर के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, जो कि जेनेटिकली फीमेल प्लांट, कैनाबिस में फीमेल प्लांट के ऊपर जो है, कैनाबिस में फीमेल प्लांट के जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। जबकि एथाइलिन जो है ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। जिबरेलिन मेल फ्लावर को करेगा और एथाइलिन फीमेल फ्लावर को करता है। जो जब मेल होगा तो फीमेल से जेनेटिकली सिमिलर होगा, जो फीमेल होगा वो मेल के जेनेटिकली सिमिलर होगा। ये क्वेश्चन दे सकता है। अब क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, हमको यहाँ पे क्लासीफाई करना। तो एक क्या है, लॉन्ग डे प्लांट, इनमें कौन कौन है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट कौन कौन है, शॉर्ट डे प्लांट कौन कौन है, और कौन है डे न्यूट्रल प्लांट कौन है, DNP। तीसरा क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये हमको देखना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग डे प्लांट हैं, लॉन्ग डे प्लांट कौन कौन आ जाएंगे यहाँ पे, लॉन्ग डे प्लांट आ जाते हैं हैनबेन, हैनबेन आ गया, ब्रायोफिल्लम, हैनबेन हो गया, ब्रायोफिल्लम हो गया, स्पाइनेच हो गया, स्पाइनेच हो गया। शॉर्ट डे प्लांट में कौन कौन आ जाएंगे, शॉर्ट डे प्लांट में कौन कौन आते हैं, शॉर्ट डे प्लांट में आ जाएंगे जेंथिनम, इसमें जो दिया गया है जेंथिनम हो जाएगा हमारे पास में, राइस हो जाएगा, और कौन आ जाती है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। और जो डे न्यूट्रल प्लांट हैं, डे न्यूट्रल में कौन आ जाते हैं, सनफ्लावर, डे न्यूट्रल में सनफ्लावर आ जाता है, और कौन आ जाते हैं, टोमेटो, सनफ्लावर आ जाएगा और टोमेटो आ जाता है, और मेज आ जाते हैं। क्या होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फार्मर है जो कुकुम्बर प्लांट की फील्ड को बढ़ाना चाहता है, तो कौन सा, उसमें फीमेल फ्लावर को बढ़ाना है, तो कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएगा, डालेगा, तो कौन सा डालता है, एथाइलिन डालता है। एथाइलिन क्या करता है, कुकुम्बर प्लांट में फीमेल फ्लावर को बढ़ा देता है। तो क्या कह रहा है, इनमें से कौन से हार्मोन जो हैं किस प्लांट से सिंथेसाइज किए गए हैं, तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है, ये इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, ये हमारा क्या है, एक ऑक्सीजन है, जो कहाँ पे बनता है, एपेक्स ऑफ प्लांट, कहाँ पे बनता है, एपेक्स ऑफ प्लांट, एपेक्स ऑफ प्लांट, प्लांट के एपेक्स पे बनता है। जिबरेलिन से जो है ये किससे निकाला गया, जिबरेला फिजुगराई से निकाला गया। तो इसका रोल क्या है, सीड जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में होता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, एक तरीके से बोल सकते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल में, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल बोल सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, उसमें उनको क्या करता है, डिवीजन को बढ़ा देता है। ठीक है, इसका रूल है। खास तौर पे कहाँ पे, मेनली रूट में, खास तौर पे कहाँ पे, रूट में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या, बोटेनिकल गार्डन, टी गार्डनर, बोटेनिकल गार्डन, टी गार्डनर में गार्डनर क्या करता है, प्लांट को डेली का डेली उसको ब्लसी कर देता है। तो उनमें से इसका कारण बताने हैं। तो क्या करता है, एपिकल बर्ड जो होते हैं टी में, तो इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस हो जाता है। तो क्या करेगा, इसको टाइमली हटाएगा तो उसी कलर आ जाएगा। तो यहाँ से इसका कारण क्या हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एपिकल बर्ड को हटाता है, तो जब एपिकल बर्ड को हटाएगा तो मेन कारण लिख सकते हैं, एपिकल बर्ड को जब रिमूव करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा, एपिकल डोमिनेंस क्या होगा, नहीं होगा, इस वजह से। अभी ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ में क्या दिया गया है। जो पहली जो फेज है कौन सी होती है, ये लैग फेज होती है। दूसरी जो होती है ये लॉग है, या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। डी यहाँ पे क्या हो, तीसरा जो है ये हमारा क्या है, स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी फेज हो जाती है, ये हमारे पास में हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है, और देख लेते हैं कुछ है यहाँ पे। और तो डायग्राम में, ये डायग्राम देख लेते हैं एक बार में, ये डायग्राम क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या 14। यहाँ पे डायग्राम क्या है, जो दूसरा नंबर बताया है, पहला नंबर क्या बताया, क्या है, जो पहला नंबर है वो क्या है, ये सूट अपेक्स को बताता है। पहला नंबर जो सूट अपेक्स को बताता है,
जो यहाँ पे जो तीसरा नंबर बताया है, क्या बता रहा है, लीप प्रिमोर्डिया को। ये क्या है, तीसरा नंबर जो है लीप प्रिमोर्डिया को बताता है। ठीक है, ये हमारे पास में हो गए। तो यहाँ से हमको क्या बताना था, ए और बी क्या है। तो ए जो है हमारा क्या हो गया, ये वाला ए जो पार्ट है ये वाला हो गया। तो ए क्या है, सूट अपेक्स, ये हमारा 1 वाला है। और क्या कहते हैं, अगर हम रिमूव पार्ट 1, अगर एक पार्ट 1 को अगर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर रिमूव पार्ट 1, अगर पार्ट 1 को हटा देंगे तो सूट अपेक्स नहीं होगा, एपिकल डोमिनेंस नहीं हो पाएगा, ये कारण हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि मैक्सिमम ग्रोथ किस फेज में होती है। तो मैक्सिमम ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल फेज में, यानी कि लॉग फेज में, लॉग में आ जाएगी। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से आता है, ऑक्सीजन की वजह से आता है, एपिकल डोमिनेंस आ जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा हार्मोन जो है रूटिंग को इनिशिएट करता है। तो रूटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, साइटोकाइनिन। रूटिंग के लिए साइटोकाइनिन जिम्मेदार है। कौन सा पिगमेंट जो होता है फ्लावरिंग प्लांट में फोटो, उसके लिए फोटो परसेप्शन के लिए जिम्मेदार है। तो कौन आते हैं, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो पिगमेंट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, ये ऐसे पिगमेंट हैं जो फोटो परसेप्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये हम लोगों ने लगभग 120 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। तो चलिए देखते रहिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में ह्यूमन फिजियोलॉजी में।